गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आलोक कुमार पांडे और आज हमारा जो क्लास 9 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी आपकी बेसिकली हमने बात की थी यूनिट्स, मेजरमेंट। उसके बाद हमने बात किया था कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंसेस था, कैसे उसका ग्राफ बनता है, और उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो हमारा लास्ट लेक्चर का फ्लो था और मैंने ये बोला था कि अगले लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो उस समय जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस की। तो अगर टाइप्स ऑफ मोशंस की मैं बात करूं तो आप लोगों ने बहुत सारे मोशंस के बारे में पढ़े होंगे। तो एक वन बाय वन जो है मैं इसको यहाँ पे डिक्टेट करते जाता हूँ जिससे कि आपको उस चीज को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारा जो है अगला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक आज का टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में देखो बहुत सारे टाइप्स के आएंगे, लेकिन जो हम बेसिकली पढ़ेंगे 4 टाइप्स के। ठीक है, मैं लगभग उससे ज्यादा भी लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, या इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, यानी इन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो व्हीकल है, व्हीकल यानी कार, बस, ट्रक, बाइक, ये सब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। मतलब कोई भी जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो मूवमेंट होता रहे। ठीक है, तो अब मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर जो है आपका दो टाइप के हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम रेक्टिलिनियर और एक पढ़ेंगे कर्विलिनियर। 1.1 रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर। दूसरा है इसके अंदर आपका कर्वलिनियर, कर्विलिनियर। देखो इसके अंदर रेक्टिलिनियर, अभी मैंने लीनियरली बात बताई, मतलब कैसा मोशन है उसका, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। तो वही चीज सेम है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मोशन होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्वलिनियर का मतलब क्या है कि कोई पाथ, ये तो स्ट्रेट लाइन समझ में आ रहा है कि ए से बी तक चला गया। ठीक है, कर्वलिनियर का मतलब ये है कि पाथ कैसा हो, कर्व के फॉर्म में हो। ठीक है, इस ए से बी जाने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है, एक रास्ता ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे रास्ते वो बनाए जा सकते हैं। ये जो कर्व पाथ है, जहां पे देखते हो टर्निंग वगैरह आता है, इस तरह का शेप में आता है, वो क्या है आपका कर्वलिनियर पाथ है। ठीक है, तो कर्वलिनियर के अंदर क्या होगा कि जो मोशन होगा वो कर्व में फॉर्म में होगा। ठीक है, मोशन इन अ कर्व पाथ, मोशन ऑन अ कर्व पाथ, ऑन अ कर्व पाथ। जो कर्व पाथ पे होगा उसको हम बोलेंगे कर्विलिनियर, और जो आपका स्ट्रेट लाइन में होगा उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर। ठीक है, दूसरे टाइप का जो मोशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, देखो मोशन तो सबको समझ में आ गया होगा, एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्लेस को छोड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अभी हमने लेक्चर फ्लो स्टार्ट किया कुछ देर पहले, उसके बाद जो हमारा फ्लो कंटिन्यूअस जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ हमारा फ्लो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही चीज
क्या है आपका मोशन है। अब रोटेटरी की बात आ गई, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस पे क्या कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो। जैसा कि आप लोगों ने अपने घर में फैन वगैरह देखा होगा, फैन के ऊपर एक डंडा ऐसे लगा रहता है जो कि अटैच होता है सरफेस से, और उसकी जो विंग्स होती हैं, जो ब्लेड्स होती हैं, वो क्या कर रही है, उसके चारों ओर घूम रही होती है। तो ये एक्सिस इसका क्या है, फिक्स्ड है, और उसके बाद भी ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन, ठीक है। और भी एग्जांपल है आपके पास, आपका अर्थ है, अर्थ आपके एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, उसके चारों तरफ घूमता रहता है। दूसरा, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात ये है कि ये जो इसके विंग्स हैं, मान लो हम इसको इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं इधर वाले विंग्स को, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंसेस है। तो ये एक्सिस पे घूम तो रहा है, लेकिन इसके जो विंग्स दे रखे हैं, जो भी ब्लेड्स हैं, वो अलग अलग डिस्टेंस से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर रोटेटरी मोशन के अंदर यही होता है कि जो इसका फ्लो होता है सर्कुलर पाथ के अंदर, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिस्टेंस से क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ठीक है। एक ही फिक्स्ड पॉइंट से वो सब स्टार्ट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो फैन की तीनों पंखियां कहां होती, एक ही जगह फिक्स्ड होती और एक ही जगह से चलती और ऐसे रोटेट करती, बट वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रोटेटरी का मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, movement of an object about its axis, ठीक है। एग्जांपल्स में ले सकते हो आप, अर्थ रिवॉल्व about its axis, आपका फैन ले लो। उसके बाद है आपका ब्लेड्स ऑफ, ये भी होगा, तो ब्लेड्स ऑफ फैन, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, एटसेट्रा, ठीक है। इतना उतारो आप लोग, तब तक देखो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात थी आपकी लीनियर मोशन की। इसके अंदर कर्वीलिनियर देखा हमने, रोटेटरी मोशन देखा, आपका रेक्टिलिनियर मोशन देखा। तो ये तो बात होगी भी आपके तीन टाइप के मोशन के हमने बेसिकली यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो रोटेशन सबको क्लियर हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके एक्सिस के चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म करना, ठीक है। अगले की बात करें, जो हमारा फोर्थ वन है, वो है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब नाम ही इसका सर्कुलर है, इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना एक सर्कुलर पाथ के अंदर इन अ गिवन टाइम इंटरवल, एक किसी भी सर्कल के अंदर उसका मूव करना, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि जो जॉगर्स होते हैं ग्राउंड में जाते हैं, 400 मीटर का ट्रैक होता है, एक सर्कल पाथ में होता है, ठीक है, उसके अंदर वो मूव करते हैं। तो वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ में अपने फ्लो को कंटिन्यूअस बना के रखते हैं, ठीक है। या आप लोग फैन के विंग्स की भी बात कर सकते हो, इसमें भी ये चीज है, जो पंखियां हैं ये भी क्या करती हैं, एक सर्कल पाथ में मूव कर रही है। बस डिफरेंस ये है कि सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन हो जाएगा। और जब हम सिर्फ विंग्स की बात करेंगे, विंग्स को रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे इसके डंडे को, और विंग्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल में क्या लिखोगे आप कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, in a circular path, ठीक है। तो ये होता है आपका
सर्कुलर मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कल पाथ के अंदर मूव करना। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, ग्राउंड वगैरह देखा होगा, दौड़ते हैं तो वहां पे जो वो वाला ट्रैक होता है, सर्कल वाले ट्रैक की मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गोल और गोल ऐसा ट्रैक होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो वो सेंस में क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी हम कुछ देख सकते हैं, इसके अंदर क्या देखने में पहला आएगा, इसके अंदर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मूवमेंट को रिपीट करे, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, एन ऑब्जेक्ट repeat itself after a fixed interval of time, interval of time, ठीक है। एक फिक्स टाइम इंटरवल पर क्या करे, वो अपने आप को रिपीट करता रहे। जैसे फैन के एक विंग को ले लो, फैन के एक विंग को ले लो, और जो आपका ब्लेड है उस ब्लेड को देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से रोटेट करेगा, फिर वापस वो यहाँ आएगा, यहाँ से रोटेट करके वापस आएगा। ये कंटिन्यूअस फ्लो क्या है, ये बार-बार अपने उस मोशन को रिपीट कर रहा है, उस टाइम पीरियड को रिपीट कर रहा है। या आपके यहाँ बेस्ट एग्जांपल है, आपने जो क्लॉक देखी होगी, क्लॉक का जो हैंड होता है वो हमेशा क्या करता है, एक फिक्स इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो अपना सेम जो पैटर्न वो पहले रिपीट कर रहा था उसी पैटर्न को वापस से फॉलो करता रहता है। या जैसे आपने इस तरह का ग्राफ देखा होगा, इस तरह का, अभी तो ये क्या है, यहां से चला यहां तक आया, ये एक पूरा इसका टोटल एक टाइम पीरियड हो गया। अगर इसके बाद ये वापस इसी तरह का पैटर्न जो है बनाता है, तो फिर क्या कर रहा है, इसी टाइम पीरियड में ये अपने इस पैटर्न को वापस से रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेशन ऑफ द पैटर्न इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब ये पीरियड बार-बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। और अगर एग्जांपल अगर आप चाहते हो तो आप कुछ बताओ एग्जांपल, आप लोग सोचो कुछ दिमाग में। फैन तो एक हो ही गया एग्जांपल, ठीक है, आपका ये ग्राफ है, ये भी हो गया, और वेव्स, वेव्स को भी ले सकते हो, ठीक है, पेंडुलम, पेंडुलम को भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको थोड़ा सर्च करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि कम से कम जो है 5 एग्जांपल्स आप इसमें लिखना पीरियोडिक मोशन के अंदर, कि जो अपने पीरियड को, अपने पैटर्न को क्या कर रहा हो, बार-बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, बार-बार रिपीट कर रहा हो, एक ही फ्लो को बार-बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। जैसे आपका एक शेड्यूल टाइम बना होता है कि आप जो है, आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना है, रात को 11 बजे सोना है, आप 6 बजे उठ रहे हो, रात को 11 बजे सो रहे हो, कंटिन्यूअस अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो ये भी एक तरह क्या है, पीरियोडिक ही मोशन कहलाएगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप अपना एक टाइम फिक्स कर रखा है, शेड्यूलिंग टाइम, कि 11 से 6 तक आपको सोना है, उसके बाद उठ जाना है, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। उस फिक्स इंटरवल के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने बाकी सारे काम को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में आना, बेल का बजना, आपको देखा होगा स्कूलों के अंदर बेल जो है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे बजती रहती है, 40 मिनट्स का अगर टाइम शेड्यूल दे रखा है तो हर 40 मिनट्स के बाद एक दूसरा बेल बज जाता है। तो वहां पे क्या है कि हर एक 40 मिनट के बाद उस दूसरी बेल को बजना है, वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है कि हर बार वो बजेगा। वो बात अलग है कि एक बार बजेगा, 2 बार बजेगा, 3 बार बजेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि उसको हर 40 मिनट के बाद एक बार रिंग करना है, ठीक है। या आपने वो झूला देखा होगा जो राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, ठीक है, उसमें आप एक पोजीशन में खड़े हो जाओ और उसके अंदर अगर आपको झूला दिया तो फिर आप उसमें क्या करोगे, बार बार एक मोशन को रिपीट करते रहोगे। या वो जो राउंड गो मैरी गो राउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो बड़ा वाला झूला होता है, उसमें भी यही चीज होता है कि वो एक आप एक जगह पोजीशन बैठ गए और अगर वो स्पीड से चलने लगे तो आप बार बार अपने पीरियड को रिपीट करते रहोगे, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी पीरियोडिक मोशन की। इसके अंदर दूसरा आता है आपका नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन
अब जैसा कि इसका नाम ही दे रखा है नॉन पीरियोडिक, मतलब क्या है, ये अपने पीरियड को रिपीट नहीं कर रहा, ये अपने पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब जो पैटर्न यहाँ रिपीटेशन हो रहा था वो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक। जैसा कि अभी मैंने ग्राफ बनाया था, अगर ये ग्राफ, ये जो पैटर्न था ये इतने टाइम पीरियड में इतना कवर अप कर रहा है, अगर ये पैटर्न दोबारा रिपीट ना करे तो ये क्या कहलाएगा, आपका नॉन पीरियोडिक कहलाएगा। मतलब ये सिर्फ एक पैटर्न अगर रिपीट करे तो ये पैटर्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर, तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक। जैसे अगर मान लो कि एक अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है आपकी अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो उसका जो रिवोल्यूशन हो रहा है अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए विद फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने रिवोल्यूशन को रिपीट ना करे तो वो आपका पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। कैसा हो जाएगा, वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। या जो हम लोग बेल की बात कर रहे थे, अगर बेल जो है 40 मिनट्स में ना लगे तो वो एक पीरियड नहीं कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक में क्या होना चाहिए, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो चीज हैपन हुई है वो दोबारा रिपीट होनी चाहिए। और नॉन पीरियोडिक के अंदर क्या होगा, रिपीटेशंस जो है उसका, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो नॉन पीरियोडिक में लिख लो आप लोग, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट repeat itself after a fixed interval of time, ठीक है, नोट डाउन करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम लिखेंगे वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। अब इसको समझो, इसका क्या मतलब है कि वाइब्रेशन ऐसे करके हिलना वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आपने पेंडुलम वॉच किया हो, पेंडुलम देखा है, ऐसा रहता है। अब वो अपने एक्सेस से टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट, वो अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है। ये पेंडुलम इसको ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा हो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन मतलब जो उसका ओरिजिनल पोजीशन हो, वहां से अगर वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा हो उसी को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। टू एंड फ्रो मूवमेंट उसको क्या कहेंगे, सॉरी, the movement of an object टू एंड फ्रो मूवमेंट कर देता हूं यहां पे, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position, ठीक है, समझ आ गई बात। एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो क्या, पेंडुलम।
ठीक है, तो ये आपका बात था आपका वाइब्रेटरी मोशन का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट। एक मीन पोजीशन है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये सब क्या है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, आपका वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। क्लियर? चलो वेरी गुड, इसको उतारो फटाफट। अब अगले टॉपिक में बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे पोजीशंस, और फिर किस तरह हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, किस तरह हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब आपको टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमने बात की रेक्टिलिनियर मोशंस की, जिसके अंदर फिर कर्विलिनियर मोशन, उसके बाद हमने इसके अंदर बात की आपका ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इतने तरह के मोशंस के बारे में हमने पढ़ा है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना और अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है यहाँ पे फिर वापस से 11th में रिपीट होंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कहीं 11th क्लास में जाओ, फिर वहां कोई आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, तो फिर आप बोलोगे जी मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 9th में इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इन चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन ऑफ a particle moving along a straight line. Straight line क्या मतलब, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, मैं कर्व लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और पाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन। एक रोड पे एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ये हमारा पॉइंट ए बी, ये एक लेंथ दे रखी है। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, द स्टार्टअप पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो उसका क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से वो शुरुआत कर रहा है। तब अगर आपने मैथ्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जब लाइन ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, और इसके साइड वाली, राइट साइड वाली वैल्यूज को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में हो रहा हो तो नेगेटिव। ये कंसीडरेबल अपने हिसाब से करना है कि किसको पॉजिटिव बनाना है, किसको नेगेटिव बनाना है। मान लो कि ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन स्टार्ट हुआ और मूव करता करता बी तक आ गया, और फिर वो वापस बी से चलता हुआ ओरिजिन को क्रॉस करता हुआ ए तक पहुंचा। तो पहले तो उसने इतनी पॉजिटिव वैल्यू की डिस्टेंस जो ट्रैवल की, उसके बाद ये क्या किया, नेगेटिव साइड में चला गया। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो यहां से यहां गया, वापस यहां आया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब यहां से यहां आया, तो अब ये जो पाथ बचेगा ये सिर्फ आपको क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ये प्लस ये और प्लस ये, ठीक है, तो ये आपका टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसमें यही समझना है कि ओरिजिन से जब हम लेंगे कंसीडर करेंगे तो कब उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, कब उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक डिस्टेंस हो गया था आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया था। अब एक जनरली हम एक ग्राफ नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, यहां पे पॉइंट सी है, यहां पे पॉइंट डी है। ठीक है, यहां पे पॉइंट डी है। ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ आपका 60 मीटर, ये वाला आपका
20 मीटर, ये भी आपका 20 मीटर और ये भी आपका 20 मीटर। अब आपके पास कुछ कंडीशंस देंगे। पहली कंडीशन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of an object when it moves from A to B and B to C। ठीक है। दूसरी कंडीशन सेम चीज, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहां से, व्हेन it moves from A to B and B to D। दो कंडीशंस है आपके पास, बहुत आसान काम है करना। आपसे पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, A से B जाए और B से C तक है। ठीक है। दूसरे में क्या करना है, A से B तक गया और B से D तक आया। ठीक है। तो अगर एक चीज देखो, ये पहले A से B जा रहा है फिर B से C आ रहा है, यानी अगर पहले वाले केस की बात करें, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस में क्या बताया था मैंने, टोटल पाथ हमको जोड़ना है। टोटल मतलब A से B कितना है आपका 60 और B से C कितना है 20। तो जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 80 मीटर। ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, B to C डिस्टेंस तो हो गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब इसमें इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट C है। ठीक है। तो ये जो चीज हो जाएगा, कितना बचा, ये 20 + 20 इज 40 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, A से B और B से D तक आ गया, तो A से B का डिस्टेंस 60 और B से D तक का डिस्टेंस 40। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितने सा बचा, इतने सा बचा, बस ये लास्ट वाला, ये और D के बीच वाला। तो ये कितना है आपका 20 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक कंडीशन अगर और दे दी जाए कि ऑब्जेक्ट A से B गया और B से A पे आ गया, A से B गया और B से A पे आ गया, तो इस वाली कंडीशन में अगर देखोगे तो टोटल पाथ कितना, 60 + 60 कितना हो गया, 120 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना, यस 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल बोला है। तो A से B गया और B से वापस A पे आ गया, तो A पे इसका फाइनल पॉइंट है और A पे इसका इनिशियल पॉइंट है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने कर लिया था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्लस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीस टॉपिक्स। ठीक है। सो आप लोग क्लासेस अटेंड करते रहें और पढ़ते रहें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ जाओ। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ बताने की कोशिश करूंगा जो कि आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें और थैंक यू फॉर